नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। मसूद अजहर और एनएसजी जैसे मुद्दों को हल होने में लगेगा वक्त। रणनीतिक वार्ता के बाद चीन का पहला बयान, व्यापार बढ़ाने की वकालत। यूएस में इंजीनियर की हत्या पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी मौके पर रवाना। अमेरिका ने दिया कार्रवाई का भरोसा। अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर उपराष्ट्रपति का जोर। रवांडा और युगांडा के साथ कृषि, व्यापार समेत कई समझौते। आतंकवाद पर भारत को मिला समर्थन। बीएमसी में मेयर को लेकर दांवपेच हुए तेज। गडकरी ने कहा साथ आने के अलावा कोई रास्ता नहीं। विकल्प पर शिवसेना की नजर। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने बनाया नया मोर्चा। एमजीआर और अम्मा की विरासत आगे बढ़ाने का दावा। सोनिया गांधी से मिले स्टालिन। आइए देखते हैं पहली खबर। चीन ने कहा है कि भारत के साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने में वक्त लगेगा और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीन के दिल्ली स्थित राजदूत ने कहा कि दोनों देशों को मतभेद के इन मसलों की बजाय आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। China's support to India and to every country on the anti-terrorist matter is always be there. So something in detail, the discussion is still going on and it takes time. What do you think about NSG, sir? Yes, it's the same. It's the same. बीजिंग में भारत चीन रणनीतिक वार्ता के बाद चीन की तरफ से ये पहला औपचारिक बयान है। चीन ने कहा कि मसूद अजहर और एनएसजी जैसे मुद्दों को हल होने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच नए सिरे से रणनीतिक बातचीत की शुरुआत हुई है और वही इसकी दिशा तय करेगा। चीन के राजदूत इस बात से आहत थे कि भारतीय मीडिया में महज दोनों देश के टकराव की खबरें ही आती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी सहयोग के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। Not only focus on these two issues. These two emerging issues are very important, but more important is the bilateral cooperation. The correspondents, I wish you can also cover some positive matters. जानकारों का मानना है कि चीन का ये रवैया दरअसल सिर्फ अपने फायदे में है और रणनीतिक वार्ता के पहले भी उसने अपने पत्ते साफ कर दिए थे। वैसे में विशेषज्ञ इस तरह की रणनीतिक बातचीत पर भी सवाल उठा रहे हैं। The reason why they oppose our membership of the NSG is they have tagged it along with that of Pakistan. The reason why they are opposing the designation of Masood Azhar is because it will put Pakistan in the dock. चीन के राजदूत का ये बयान चीन का आधिकारिक रुख है। यहाँ तक कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मामले में भी चीन ने भारत की चिंताओं को मानने से इनकार कर दिया है। वैसे में भारत का रुख यही है कि इन मसलों पर बातचीत की प्रक्रिया जारी रखी जाए। भारत और चीन के संबंध इतने क्लिष्ट हैं कि उन्हें हल करने के लिए काफी धैर्य और समझदारी की जरूरत है। यह वैसा ही है जैसा भारत और अमेरिका के संबंधों को पटरी पर लाने में काफी समय लगा था और बहुत बातचीत की जरूरत पड़ी थी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत सुरेश के गोयल साहब हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से ये जो सामरिक वार्ता हुई और उसके बाद जो भारत में चीन के राजदूत हैं उनका बयान, असल में ये क्या संकेत देने की कोशिश है कि विवादास्पद मुद्दों को हम साइड में रखें, बाकी पर आगे बढ़ें, व्यापार पर आगे बढ़ें, या फिर कुछ और है? मेरे ख्याल है जो अभी बुलेटिन में आ रहा था उसमें एक बात बिल्कुल पते की कही गई है कि इस सारे मसले पर चीन ने अपने पत्ते पहले ही साफ कर दिए थे और जो ये कहा है कि इन मसलों को हल होने में समय लगेगा, ये बात खाली बेसिकली ये है कि चीन को पता है कि उनके अपने फायदे की बात क्या है और उसमें जाहिर सी बात है कि हर एक मुल्क, हर एक देश वो अपने फायदे का सोचता है कि मेरा किसमें फायदा है और वही करना है। तो जो ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इसमें जो दोनों देशों के जो एक नीति बनाने में या नीति को अमल करने वाले जो अधिकारीगण हैं उनके बीच में खुल करके साफ साफ बात होती है, एक दूसरे को रुख को समझने में
मदद मिलती है। अगर देखा जाए तो हमारे सामने मुद्दे क्या हैं, अगर हम देखें कि जो आपसी रिश्ते हैं उसमें मुद्दे क्या हैं, उसमें मुद्दे व्यापार है। व्यापार में इस समय पर ज्यादातर बहुत हेवीली बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है। ठीक है, यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चनें आती हैं, क्योंकि कई कई जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, जो क्रिटिकल एरियाज हैं, वहां पर थोड़ा सा लोगों को असमंजस है कि ले या नहीं ले। जी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर जो मुद्दे हैं वो है एनएसजी का और टेररिज्म मसूद अजहर का। उन दोनों ही मामलों में कहीं से कोई ऐसा नजर नहीं आता है कि चाइना ने हमारी बात को समझने की कोशिश करी हो, या जो हमारे मन में जो हमारी प्रॉब्लम, जो हमारी सेंसिटिविटीज हैं, कि उनको उन्होंने समझने की कोशिश करी हो। और इसमें उनका खाली एक ही रवैया है। पाकिस्तान तो खैर एक अलग चीज है, पाकिस्तान हैज बिकम ए पॉन, अगर मैं उसको अंग्रेजी में कहूं, एक मोहरा है, चल रहे हैं उसको और चलते रहेंगे। अब पाकिस्तान एक बार ये सीपीसी शुरू हो जाए, 40 बिलियन का है, उसके बाद काफी लोगों का ये कहना है कि सारी जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी, पाकिस्तान उनके हाथ का मोहरा दोबारा बन जाएगा वो। तो पाकिस्तान से हमको फिक्र नहीं है, लेकिन बात यह है कि चाइना हिंदुस्तान को किस नजरिए से देखता है, और उसमें मेरे को लगता यह है कि चाइना हर उसकी सारी कोशिश ये रहेगी कि हर एक मूल्य पर, हर एक कीमत पर, कि हिंदुस्तान एशिया में उभर करके देश ना बने। उसको देश को बनने में जो ये यूएस के रिलेशंस हैं वो भी उसको मदद कर रहे हैं। तो यूएस के जो रिलेशंस हिंदुस्तान से अच्छे बन रहे हैं वो भी उसके लिए अड़चनें पैदा करते हैं। ये तो दोनों चीजें बहरहाल इकट्ठा होकर के ये दिक्कतें खड़ा कर रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ये दिक्कतें जल्दी सॉल्व होने का कोई संकेत है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जब ये सामरिक वार्ता हुई और इसके बाद जिस तरीके के आर्टिकल्स में देख रहा था, उसमें एक बात साफ ये कही गई कि जो सीपीसी की बात है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को जो लेकर है, कि असल में चाइना भारत का जो विरोध है उसको लेकर, उससे चाइना थोड़ा चिंतित है, और यहां पर भारत नेगोशिएट करना चाहता है, उसके बदले में कुछ चाहता है, और ये एक असफल रणनीति के तहत इसको देखा जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसके बारे में कोई अटकल तो नहीं लगाना चाहूंगा, हो सकता है कि उनके मन में ये विचार हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, हमारे मन में सीपीईसी इज नॉट ए नेगोशिएटिंग टैक्टिक। सीपीईसी में हमारा जो विरोध है एक फंडामेंटल विरोध है। ये उसमें दो चीजें हैं, एक तो सॉवरेनिटी की बात आती है कि जिस इलाके से निकलती है वो इलाका भारत का इलाका है, भारत की इजाजत के बिना वहां से आप सीपीईसी निकाल रहे हैं, वो चीज है। दूसरी चीज ये है कि सीपीईसी का मतलब क्या है। आप सीपीईसी से शिनजियांग से लेकर के कनेक्टिविटी कर रहे हैं गुदापोर्ट तक, उससे हिंदुस्तान की जो एक सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, वो क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल है हमारा को ये सीपीईसी एक नेगोशिएशन का मुद्दा नहीं है। हमारे लिए उसमें वाकई में फंडामेंटल दिक्कतें हैं। और जहां तक दूसरी बात मैं कहूं कि जो आतंकवाद को लेकर या अजहर मसूद को लेकर, या फिर जिस तरीके से एनएसजी को लेकर पाकिस्तान चीन ने अड़ंगा लगाया है, क्या इस पर संकेत जो है वो साफ दिख रहे हैं? मैं कहूं कि बहुत सकारात्मक नहीं है, आपकी राय से जुदा राय है चीन की। बातचीत का दौर हालांकि बढ़ना चाहिए। देखिए, अभी तो हम डिप्लोमेसी में कभी ये नहीं कहते हैं कि इस चीज का हल नहीं होगा। हल होगा, मिलेगा, समय लगेगा जैसा कि उन्होंने कहा है, लेकिन अभी का रुख देखते हुए कोई रुख बहुत सकारात्मक नहीं है। मुझको नहीं लगता है कि चीन इस मामले में, इन दोनों मामलों में कोई कंसेशन हमको देने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके का अब सिनेरियो बन रहा है और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद कई जानकार कह रहे हैं कि इससे चाइना थोड़ा सा अलग हो सकता है और भारत के प्रति जो है एक रवैया अमेरिका या फिर जो एक नया ट्रायंगल बनेगा उसमें कुछ फायदा हो सकता है। क्या उसका इम्पैक्ट चाइना पर कुछ दबाव पड़ सकता है, उसका असर, यानी कि उससे कुछ फायदा इंडिया ले सकता है? देखिए, हो सकता है हो या नहीं हो, लेकिन हमें इस भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट आ गए हैं
तो चीन पर दबाव बनेगा तो उससे हमको कुछ फायदा होगा। हमें इस भरोसे पर बैठना नहीं चाहिए। अगर होता है तो अच्छा है। हमें अपनी रणनीति इस मामले में बनानी चाहिए कि अगर हमारे जो ये बेसिक मुद्दे हैं इन पर चीन का रवैया सकारात्मक नहीं है तो हमें आगे क्या करना है ताकि हमको इससे कोई नुकसान नहीं हो। हमें ये सोचना होगा कि अगर मान लीजिए मसूद अजहर को वो टेररिज्म घोषित करने में एग्री नहीं करते हैं तो उससे हमको क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कैन वी लिव विद इट, या क्या क्या करना चाहिए, या एनएसजी का मेंबर बनने के लिए अगर नहीं तैयार होते हैं तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास। हमें मेरा ख्याल है कि रणनीति बनानी चाहिए ताकि हमारा रास्ता खुला रहे कि अगर उसमें चीन नहीं भी एग्री करता है तो उससे हमारे जो बेसिक इंटरेस्ट है वो नहीं रुक जाए। यानी कि प्लान बी, प्लान सी आपका प्लान बी, प्लान सी बनने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन होगा विपक्ष में, किसकी बनेगी सरकार। देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम में सत्ता की चाबी के लिए हलचल बढ़ गई है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि बीजेपी और शिवसेना साथ आ सकते हैं और इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं। लेकिन शिवसेना ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी समेत दूसरे दलों की भूमिका अहम होगी। बीएमसी चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने से सत्ता के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि शिवसेना के साथ दोस्ती की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, जहां तक अलायंस का मुद्दा है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं तय करेंगे। हम मानते हैं कि हमारी विचारधारा एक है। रही बात, जनता ने एक जनादेश दिया है जिसको हम स्वीकार करते हैं और उनके लिए हम काम करते जाएंगे। नतीजों के बाद शिवसेना प्रमुख ने ऐलान किया था कि बीएमसी का मेयर उनकी ही पार्टी का होगा। हालांकि शिवसेना ने बहुमत के लिए बीजेपी समेत दूसरे दलों का साथ लेने से इनकार नहीं किया है। अब आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है। मेयर शिवसेना का ही होगा और आगे की रणनीति तय करेंगे माननीय उद्धव जी। जिस प्रकार से हम शिवसैनिकों को आदेश आएगा उस प्रकार से हम आगे काम करेंगे। बीजेपी और शिवसेना साथ नहीं आते हैं तो एमएनएस, एनसीपी और निर्दलियों के वोट अहम होंगे। वहीं बीजेपी को रोकने के लिए मुंबई कांग्रेस के कुछ नेता शिवसेना का साथ देने के पक्ष में हैं। कांग्रेस महापौर चुनाव के दौरान वॉकआउट कर शिवसेना का महापौर बनवा सकती है, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है। बीएमसी के 227 सीटों के लिए हुए चुनाव में शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस की झोली में 31 सीटें और एनसीपी को 9 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एमएनएस को 7 सीटें और 11 निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। ऐसे में बीएमसी की कुर्सी को लेकर मुकाबला दिलचस्प बन गया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने आज औपचारिक तौर पर राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। ओ पनीरसेल्वम से हाथ मिलाने की अटकल को खारिज करते हुए उन्होंने एमजीआर अम्मा दीपा पैरवई मोर्चा बनाया है। इस मौके पर दीपा ने कहा कि उनका मोर्चा राज्य में होने वाले स्थानीय चुनाव में हिस्सा लेगा। उन्होंने इसे एक आंदोलन बताते हुए युवाओं से समर्थन की अपील की। दीपा ने शशिकला पर एआईएडीएमके को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। The cadre, the real cadre, they represent the AIADMK. The family had planned to take over, capture the party, hijack the party much earlier, I think way back in 2011 itself, which is the primary reason for my aunt, Madam Jayalalitha, to throw them out. डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली बातचीत में दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के मौजूदा हालात पर चर्चा की।
डीएमके यूपीए में कांग्रेस की सहयोगी रही है और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष में साथ है। और इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और विधानसभा में हुए विश्वास मत को रद्द करने की अपील की। साथ ही राज्यपाल को गुप्त मतदान के जरिए नए सिरे से फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के मतदान के लिए सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियों में जुटे हुए हैं और इस दौर में राज्य की 51 सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी दल अपने को बेहतर बता रहे हैं और विरोधी दलों पर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए सभी दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। 5वें दौर के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद कुछ लोग मिलकर देश में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी होने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी चिंता कम है, उनकी परेशानी ये है कि वो बड़े बड़े लोग होने के बाद भी बच नहीं पाए, इसकी परेशानी। जिन जिन को परेशानी हुई है, जिन जिन का लूट गया है, एक तरफ वो जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, गले लग रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बहराइच, बस्ती और बलरामपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद प्रधानमंत्री ने नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया। राहुल गांधी का कहना है कि इससे बीजेपी वालों को उत्तर प्रदेश में फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारा गठबंधन हुआ, आजकल मूड मोदी जी का थोड़ा खराब हो गया है और जो उनके पहले के काम थे नफरत फैलाने के काम, उन्होंने फिर से शुरू कर दिए हैं। जब उनको डर लगता है तो वो नफरत फैलाना शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी फैजाबाद और अंबेडकर नगर में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को लेकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीएसपी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। लोगों को कितना गुमराह किया। और दूसरा कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने नोटबंदी करके कर दिया भ्रष्टाचार और काले धन पे। हम तो पूछते हैं कि आपकी कितनी घटनाएं खत्म हो गई और कितना आपको काला धन मिल गया, कितना भ्रष्टाचार का पैसा मिल गया, धोखा दिया देश की अर्थव्यवस्था को। गुरुवार को वोटिंग के साथ ही उत्तर प्रदेश में 403 में से 262 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। 5वें दौर में 27 फरवरी को 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन की वजह से इस दौर की आलापुर सीट पर अब 9 मार्च को मतदान होगा। बीते विधानसभा चुनाव में इन 52 सीटों में से 37 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जेएनयू में लागू हुए यूजीसी नोटिफिकेशन के मुद्दे को लेकर मुलाकात की। इसमें कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, एनएसयूआई के अध्यक्ष अमृता धवन भी शामिल हुए। एनएसयूआई ने राष्ट्रपति से इसे वापस लेने की अपील की। जेएनयू में लागू हुए यूजीसी नोटिफिकेशन के बाद एमफिल पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। जेएनयू में एमफिल पीएचडी दाखिले की नीति को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नोटिफिकेशन लागू होने से बड़े स्तर पर सीटों की कटौती होगी। उनको अवगत कराया गया कि किस तरीके से यूजीसी नोटिफिकेशन अगर लागू हो गया और अगर एडमिशन पॉलिसी से पहले उसको रिव्यू नहीं किया गया तो वो पूरे देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसमें जो स्टूडेंट्स का इंटेक है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। अमेरिका में भारतीय की हत्या पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। घटना कंसास की है, जहां एक शख्स ने 2 भारतीय समेत 3 लोगों पर गोलियां चला दी। इसमें 32 साल के श्रीनिवास कुचिभोटला की मौत हो गई। अमेरिका में भारतीय मूल के श्रीनिवास कुचिभोटला की हत्या पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि कंसास में हुई गोलीबारी की घटना से हैरान हूं, जिसमें श्रीनिवास कुचिभोटला मारे गए। विदेश मंत्री ने अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना से बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों के मौके पर रवाना होने की जानकारी दी। इधर दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में भी कंसास में हुई गोलीबारी की निंदा की गई है। भारत में अमेरिकी राजदूत ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी सरकार इस मामले की पूरी जांच करेगी और मामले के दोषियों पर मुकदमा चलाएगी।
घटना कंसास में बुधवार रात की है, जहां एक शख्स ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चलाई। इसमें 32 साल के श्रीनिवास कुचिभोटला की मौत हो गई, जबकि आलोक मदासानी और इएन ग्रेलॉर्ड जख्मी हो गए। हमलावर 51 साल का एडम पोरिंटन नाम का शख्स है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। Sushma madam has called me in the morning. We want the body to be here earliest, at the earliest. We are waiting. अमेरिका में इससे पहले भी विदेशी नागरिकों के खिलाफ हिंसा होती रही है। 2012 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया था। वहीं एक गुजराती व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का मामला भी सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की 2 अफ्रीकी देशों रवांडा और युगांडा की यात्रा काफी सफल रही है। यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश समेत कई क्षेत्रों में करार और सहयोग पर सहमति बनी। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया है। भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को विशेष तरजीह दे रहा है। इन देशों के साथ आपसी साझेदारी और सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने रवांडा और युगांडा की 5 दिन की यात्रा की। इस दौरान व्यापार, निवेश, आईटी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। यात्रा के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है। There are enormous possibilities of development cooperation, where we can share with them our experience, our skills, which are of use to them. Africa also has enormous resources, which we can look at as India's development requirements come up. पहले पड़ाव में उपराष्ट्रपति रवांडा गए थे। वहां उन्होंने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच नवाचार, उड्डयन और वीजा क्षेत्र में समझौते हुए। इसके अलावा सीधी हवाई सेवा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने युगांडा की यात्रा की, जहां उन्होंने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इसमें कृषि, व्यापार, बुनियादी ढांचे समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने आतंकवाद के खतरे को लेकर भारत के रुख का समर्थन किया। One issue of concern to us, but to them also, is this phenomena of terrorism, and on which there was a total meeting of minds, condemning terrorism in all shapes and forms. उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के लोगों के साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी मेलजोल बढ़ाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने पिछले साल मई में मोरक्को और ट्यूनीशिया का दौरा किया था। 1 साल के भीतर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन यात्राओं में व्यापार, ऊर्जा, खाद्य और समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इससे साफ है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अफ्रीका में अपनी रणनीतिक और कारोबारी दखल बढ़ाने में जुटा हुआ है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत और इजरायल मिलकर मीडियम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैयार करेंगे। 17,000 करोड़ के इस करार को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। भारत में बनने वाली ये मिसाइलें इंडियन आर्मी के लिए होंगी। इन मिसाइलों की रेंज 50 से 70 किलोमीटर तक होगी। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में इस करार को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री ने इस साल इजरायल की वो यात्रा भी कर सकते हैं और इस साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरा हुआ है। मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ और इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की ओर से भारत में तैयार किया जाएगा। इस करार के तहत 40 फायरिंग यूनिट्स और 200 मिसाइलें डेवलप की जाएंगी। पूरे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से हावी दिखा। ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार करते हुए टीम इंडिया को पहली पारी में 105 रन पर ही समेट दिया। आज ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 260 रन पर सिमट गई और पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 155 रनों की बढ़त हासिल हो गई। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर स्टीवन की फिरकी के सामने भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए। एक वक्त भारत का स्कोर 94 रन पर 3 विकेट था, लेकिन कीफ के कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत के आखिरी 7 विकेट महज 11 रन पर गिर गए। कीफ ने 6 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। भारत के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 64 रनों की पारी खेली। वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 143 रन बना लिए हैं। कप्तान स्मिथ 59 और एमाश 21 रन बनाकर क्रीज पर है।
आज देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया और इस मौके पर कई शहरों में शोभा यात्राएं निकाली गईं। दिल्ली, वाराणसी और देवघर समेत सभी जगहों पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के पावन मौके पर कोयम्बटूर में भगवान शिव के चेहरे की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अध्यात्म गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने इसका निर्माण किया है। धातु से बनी इस प्रतिमा को पूरी तरह से देशी तकनीक से बनाया गया है। मौन से सब कह रहे हैं आदि योग, योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन्मन। सांस शाश्वत सनन सननन